जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, गोयला क्लासेस की तरफ से आपके लिए एचसीएस के लिए कोर्स लाया गया है, जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करें, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो। और आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लाया हूँ वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे जो फ्रेशर्स हैं, पर देखिए आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको थोड़ा सा अपना जो लेवल है वो बढ़ा के रखना है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ये जो जटिलता है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको मैं एक आसान करने का पूरा प्रयास करूंगा। राइट, तो आइए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द ट्रू मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये पूछा गया है कि जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार होती है उसको कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है। जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि अगर मैं चुनाव, जिस देश में भी चुनाव होते हैं वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम जर्मनी को ले सकते हैं, जो हिटलर है, हिटलर जो नियुक्त हुआ था वो एक चुनाव द्वारा हुआ था, परंतु वहाँ पर तानाशाही थी और तानाशाही और लोकतंत्र एक साथ नहीं रह सकता। राइट, तो इस तरह से हम इस आधार पे, चुनाव के आधार पे लोकतंत्र को परिभाषित नहीं कर सकते। राइट, तो आइए देखते हैं, अब आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हमने इसको समझना है। तो वन बाय वन हम समझते हैं इसको। ठीक है, जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। यानी कि कोई सरकार है वो अगर डायरेक्ट इलेक्शन से, प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होते हैं उसके द्वारा कोई सरकार बनती है तो वो लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये सही है। तो देखिए, जो मैंने इसका आपको उत्तर दिया था, एक उत्तर दिया था कि जैसे हिटलर वाला है, जो जर्मनी वाला है, वहां पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे। ठीक है, और जो हिटलर थे, जो जर्मनी के थे शासक, वो नियुक्त हुए थे। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं जर्मनी में उस समय लोकतंत्र था? नहीं। राइट, तो इस उदाहरण से मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं दर्शाता है। एक सेकंड, अब देखते हैं द गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। अब हेड ऑफ स्टेट, देखिए भारत के उपलक्ष्य में मैं आपको समझाता हूं। जो राज्य का मुखिया होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं भारत में, वो होते हैं राष्ट्रपति, और वैसे ही प्रधानमंत्री के लिए हम कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो राज्य होता है वो एक परिकल्पना होती है। राज्य कभी दिखता थोड़ी ना है। राज्य तो एक परिकल्पना है जिसका काम है कि वो जो अधिकार होते हैं, जो आम लोगों के अधिकार होते हैं, और जो शासक की जो शक्ति होती है उसके बीच संतुलन बना के रखे। और राज्य अपने संविधान से काम करता है। ठीक है, तो राज्य जो एक परिकल्पना है, उसके जो मुखिया हैं वो तो राष्ट्रपति हैं, और जो उसका वास्तविक रूप है, जिसे हम सरकार कहते हैं, जो प्रतिनिधित्व करती है राज्य का, उसके मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। राइट, ये है भारत के हिसाब से। अब देखिए हेड ऑफ द स्टेट भारत में राष्ट्रपति होते हैं, और अगर मैं यूके में जाऊं, यानी कि ब्रिटेन में जाऊं, वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो वहां महारानी है, मोनार्क है। अब देखिए ब्रिटेन को अगर हम लेते हैं, ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट होता है, बिल्कुल होता है, परंतु क्या उसके चुनाव होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। परंतु ब्रिटेन में एक लोकतांत्रिक सरकार है, एक लोकतांत्रिक देश है ब्रिटेन। तो यहाँ पर क्या है कि कोई सरकार ऐसी है वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रिटेन में जाते हैं तो वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो वहां का मोनार्क है, क्राउन है, वहां क्राउन के लिए इलेक्शन नहीं होते। उसी परिवार का व्यक्ति क्या बनता है? शासक, मोनार्क बनता है, हेड ऑफ द स्टेट बनता है, पर वो चुनाव नहीं होते। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में हेड ऑफ द स्टेट के लिए चुनाव नहीं भी हो तब भी वहां लोकतंत्र हमें दिखता है। उदाहरण आपका यूके। तो ये भी गलत हो गया। अब हम सी वाला देखते हैं, अ गवर्नमेंट विच एक्सप्लेन इन एक्शन एंड डिफेंस इट डिसीजन टू द पीपल। यानी कि सरकार जो होती है, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, जब वो भी कोई भी कार्य करती है और उस कार्य की जवाबदेही उस सरकार की बनती है। ठीक है, क्या ये लोकतंत्र है? बिल्कुल। लोकतंत्र की ये एक बुनियादी नींव है, एक बुनियादी ढांचा है, जिसमें जो भी सरकार होगी वो जिम्मेदार सरकार होगी। अब प्रश्न है कि भारत में हमें दिखता है ऐसा? बिल्कुल दिखता है। भारत में आप देखेंगे माफ कीजिएगा, भारत में आप देखेंगे जो भी आप देखोगे कि जो कार्यपालिका होती है, यानी कि जो एक सांसद होता है, अगर मैं केंद्र की बात करूं, जब वो मंत्री बन जाता है तो वो कार्यपालिका का भी हिस्सा होता है।
एक सांसद के रूप में वो विधायिका का हिस्सा होता है और एक मंत्री के रूप में वो कार्यपालिका का हिस्सा होता है। इसीलिए हम कहते हैं भारत में डबल मेंबरशिप मिलती है किसको, मंत्री को। वो विधायिका का भी हिस्सा बन जाता है और वो कार्यपालिका का भी हिस्सा बन जाता है। तो इस केस में आप देखोगे जब वो मंत्री होता है, जब भी कोई सत्र आप देखते हैं, बजट सत्र देखते हैं, तो वो जो भी नीतियां जो सरकार लाती है उसके लिए जवाबदेही वो विपक्ष को देती है। और विपक्ष को किसने चुना है, लोगों ने ही चुना है। जैसे सरकार को लोगों ने चुना है, आम लोगों ने चुना है, वैसे ही विपक्ष को भी आम लोगों ने चुना है। तो अगर विपक्ष कोई प्रश्न पूछ रही है तो ये माना जाता है कि लोग प्रश्न, जो आम लोग हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं सरकार से, और मंत्री की जिम्मेदारी है वो जवाब जरूर देगा। तो ये लोकतंत्र की बुनियादी नींव है जो हमें भारत में दिखती है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट गवर्न द सिटीजन थ्रू द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सरकार होती है वो अपने नागरिकों को उन पर शासन प्रशासन करती है जहाँ पर लिखित संविधान होता है। ऐसा नहीं है, यूके में आप देख लीजिए, फिर से यूके का उदाहरण मैं ले रहा हूँ, वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी वहाँ पर जो सरकार होती है अपने नागरिकों के लिए कार्य करती है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से इतने सिद्धांत आपको पता होने चाहिए, इस तरह की जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, तभी आपको इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग इक्वालिटी अमंग इंडियन सिटीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है। यानी कि समानता जो होती है, जैसे आपको दिखता होगा जो सरकार है या संविधान है, क्योंकि आपको बताया सरकार जो है संविधान के हिसाब से काम करती है और ज्यादातर जो सरकार का काम है वो है समानता लाना, या हम ये भी कह सकते हैं संविधान का जो काम होता है वो होता है समानता लाना। यानी कि जो इनइक्वालिटीज हो जाती हैं, यानी कि अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, ऐसा सिद्धांत ज्यादातर आप देखोगे ये पूंजीवाद में होता है, परंतु भारत में तो समाजवाद है। तो भारत के उपलक्ष्य में अगर मैं संविधान को देखूं तो संविधान क्या करेगा, समानता लाने का प्रयास करेगा। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि जो ये नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो समानता नहीं लाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं। तो इसका जो शुरुआत हम करेंगे वो करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर द डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल टू इंश्योर इक्विटी, राइट। तो क्या ये सही है? अब देखिए इसको हम जब तक जोड़ेंगे नहीं अपने संविधान से, इसको लिंक नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसको समझाने के लिए आ रहा हूं आपको 31C। आपको पता है कि 25वें संशोधन 1971 से हमें मिलता है 31C, जिसमें साफ कहा गया है कि डीपीएसपी यानी कि जो भाग 4 है मेरा, जो राज्य की नीति निदेशक तत्व है, जो भाग 4 है मेरा पार्ट 4 डीपीएसपी, उसको लागू करने के लिए अगर हमें अनुच्छेद 14 जो आपकी समानता की बात करता है, जो मौलिक अधिकार है, उसके विरुद्ध भी जाना पड़े, यानी कि कानून बनाए जाएं जो कुछ हद तक अनुच्छेद 14 का हनन कर रहा है, परंतु वो जो कानून लाए जा रहे हैं वो समानता के लिए लाए जा रहे हैं, तो वो कानूनों को अवैध नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं आमतौर पर जो कानून बनाए जाते हैं वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 13 में लिखा है। परंतु यहां पर हम देखेंगे जब अनुच्छेद 31C जब आया था 25वें संशोधन 1971 से, तो वहां पर साफ लिखा था कि डीपीएसपी में कहे हुए नियम जो हैं उनको अगर लागू करेगी सरकार कानून द्वारा, तो अगर वो कानून अनुच्छेद 14 के विरुद्ध जाएंगे तो जा सकते हैं, राइट। अब इसमें एक और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं अनुच्छेद 15 में आऊं, अनुच्छेद 15 में आप देखेंगे जो क्लॉज 5 है और जो क्लॉज 6 है, वहां पर साफ लिखा है कि जो कमजोर वर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो SC ST हैं, जो दलित वर्ग है, उनके विकास के लिए अगर भेदभाव किया जाता है समानता लाने के लिए, तो वो किया जा सकता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि संविधान में ऐसे नियम दे रखे हैं या ऐसे अपवाद एक्सेप्शन दे रखे हैं जिसमें आप असमानता कर सकते हैं, यानी कि राज्य सरकार यानी कि राज्य क्या कर सकता है, असमानता कर सकता है समानता लाने के लिए। ये बात आपने ध्यान देनी है। तो यानी कि ये जो ए वाला है ये तो सही है, तो हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये तो नहीं हो सकता, यानी कि ये है सही, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। जो हमारा इनकरेक्ट होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मेन क्या है, इनकरेक्ट। आगे देखते हैं, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन मोर प्रेफरेंस टू इक्वालिटी इन कंपैरिजन टू लिबर्टी, यानी कि संविधान ने जो हमारी समानता है उसको ज्यादा महत्व दे रखा है लिबर्टी से, छूट से। क्या ऐसा है कुछ? तो इसका आंसर आपको मिलेगा आपकी जो उद्देशिका है, उद्देशिका में आप देखेंगे, यानी कि प्रेम्बल में आप देखेंगे, जहां पर हम बात करते हैं, जैसे जब हम पढ़ते हैं हमारे प्रेम्बल को, तो वहां पर आप देखेंगे जब जस्टिस की बात होती है, जो जस्टिस
3 आधार हैं उसके, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, जस्टिस के। और वहीं पर हम लिबर्टी की बात करेंगे तो वहां पर लिबर्टी ऑफ इक्वालिटी, यानी कि लिबर्टी अगेंस्ट इक्वालिटी नहीं लिखा है, वहां लिबर्टी और इक्वालिटी, लिबर्टी बताया है और नीचे आप देखेंगे इक्वालिटी भी बता रखा है। लिबर्टी भी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ वाली बात बताई है, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और स्टेटस, यानी कि आप प्रेम्बल में जब आप चेक करेंगे तो लिबर्टी भी बता रखा है, इक्वालिटी भी बता रखा है, और ऐसा कहीं भी नहीं बता रखा है कि इक्वालिटी को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये हो गया गलत। तो अगर ये गलत है तो ये हो गया आपका आंसर सही। तो हमें सही तो मिल गया आंसर, फिर भी मैं चाहता हूं बाकी को हम डिस्कस करें जिससे कि हमारा ज्ञान बढ़े। द गवर्नमेंट कैन वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंप्लीमेंटिंग सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। बिल्कुल, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारे 31C जो मैंने बताया था, जो 25वें संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था, राइट, जिसमें हम अनुच्छेद 14 का कुछ हद तक हनन कर सकते हैं, राइट, कानून द्वारा। हमसे मेरा तात्पर्य है मैं एज अ सांसद या संसद, राइट। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि सही है, ठीक है। और आगे देखते हैं, स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन हेल्प इन प्रमोटिंग इक्वालिटी। देखिए अफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव मतलब होता है जो कमजोर वर्ग है उसको ज्यादा सुविधाएं दे देना। इसको अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊं, जिसे हम आरक्षण कहते हैं, रिजर्वेशन कहते हैं, तो वहां पर आपको दिखता तो असमानता है, परंतु वो समानता लाने के लिए होती है, क्योंकि जिनको आरक्षण दिया जाता है वो सामाजिक तौर पर काफी पीछे होते हैं, तो इसीलिए उनको एक विशेष दर्जा दिया जाता है। इसी को हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, जिससे अंत में हमें क्या मिले? समानता। तो ये भी सही है, इसलिए ये हो गया गलत। तो आप समझ पा रहे हो इसका जो राइट आंसर है वो है बी फॉर बॉय, राइट। आगे देखते हैं, In the context of India, which of the following principle is are implied institutionally in the parliamentary government? अब ये आपको पता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पूछा है। देखिए इसको आपने समझना है, इसको कैसे समझना है? सबसे पहले देखिए जो लोकतंत्र होता है, आधुनिक काल में लोकतंत्र को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, संसदीय प्रणाली वाली, एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि राष्ट्रपति वाली। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ आपको दिखती है? यूएसए में। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ दिखती है आपको? यूके में। और भारत ने यूके वाला ही वर्जन लिया है, हालांकि उसमें थोड़ा सा फर्क है, भिन्नताएं हैं, परंतु ये बात याद रखेंगे कि भारत में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। एक मैं आपको अंतर बता देता हूं यूके और भारत में। यूके में जो सर्वोपरि है वो है वहां की संसद, परंतु भारत में जो सर्वोपरि है वो है संविधान। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसमें पूछा है कि इम्प्लाइड मतलब इसमें कौन कौन सा है हमारे जो 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 किस में होता है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में भी, ठीक है। मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल। अब आप देखेंगे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि वर्तमान में देख लीजिए, अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं तो निर्मला सीतारमण, क्या वो सांसद नहीं है? ये अनिवार्य है। वैसे ही अगर मैं एक अपवाद ले लूं, जैसे एक हमें दिया हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को आप मंत्री बना सकते हैं जो सांसद नहीं है। अगर मैं केंद्र की बात करूं, वो सांसद नहीं है, परंतु अधिकतम उसे 6 माह तक बना सकते हैं। 6 माह के भीतर उसे सदस्यता दिलानी पड़ेगी। इसका जीता जाता उदाहरण है हमारे पास, जो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो हमारा जीता जाता एग्जाम्पल है, क्योंकि वो तो एक डिप्लोमेट थे, राइट, ब्यूरोक्रेट थे। उनको जब मंत्री बनाया गया, ठीक है, तो उनके पास सदस्यता नहीं थी। उनको सदस्यता दिलाने के लिए जो मनोनीत वाला हमारे पास विकल्प है राज्यसभा में, जो 12 सीटें मनोनीत होती है, उसके द्वारा उनको सदस्यता दिलाई। यानी कि हमें यह समझ में आता है कि अगर आपको मंत्री बनना है, यानी कि कैबिनेट का हिस्सा बनना है, तो आपको एक सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं, कैबिनेट इज हेडेड बाय द स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट हेड ऑफ स्टेट। जो कैबिनेट है, आप जानते हैं कैबिनेट का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में एक अंतर जो है, ठीक है, काफी अंतर होते हैं। उनमें से एक अंतर मैंने बताया आपको, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो राष्ट्रपति होता है, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो कैबिनेट को लीड करता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ना कि हेड ऑफ द स्टेट। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है कि कैबिनेट को हेड करेंगे राष्ट्रपति, ऐसा नहीं होता है। कैबिनेट को हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वर्तमान में माननीय मोदी जी, राइट। तो ये हो गया गलत, राइट। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है? 1 और 2। तो ये है आंसर आपका ऑप्शन ए, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, इस तरह से हमारे आंसर निकलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्व्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा है कि इनमें से कौन सा भारत के संविधान में कार्य करता है, ठीक है। इट सर्व्ड अ गाइड एज अ स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसी टू रिड्यूस
पॉवर्टी, यानी कि जो हमारा संविधान है, जो भारत में संविधान कार्य करता है, वो गरीबी हटाने के लिए काम करता है, बिल्कुल करता है। अगर आप देखेंगे, अभी मैंने बताया आपको, जैसे अनुच्छेद 15 को उठा लीजिए, जैसे आप जानते हैं, अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं और समानता की बात करूं तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 आपके समानता में आते हैं। वहीं पर अगर मैं अनुच्छेद 15 को उठाता हूं, क्योंकि वो समानता में ही आ गया, क्योंकि 14 से 18 किसमें है, समानता में, तो अनुच्छेद 15 को मैंने लिया, आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 15 में आपको पता है, ये बताया गया है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। परंतु मैंने ये भी बताया कि इसके अगर क्लॉज 5 और क्लॉज 6 देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि साफ कहा है क्या भेदभाव किया जा सकता है किसी ऐसे वर्ग के लिए जो कमजोर है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, कमजोर वर्ग से क्या है, जो आर्थिक स्तर पर ज्यादा कमजोर है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आपको दिखेगा कि हाँ, हमारा संविधान जो लॉ बनाते हैं, जो संसद होता है या जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, वो कानून बना सकती है, असमानता कर सकती है गरीबी मिटाने के लिए। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, इसको टिक कर देते हैं, सही है। इट प्रोवाइड फॉर द सेट ऑफ अ बेसिक रूल ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, जो मेंबर ऑफ द सोसाइटीज होते हैं, ठीक है। अब देखो, मेंबर ऑफ द समाज के क्या क्या मेंबर्स हैं, लोग होते हैं मेंबर्स, संस्थान होते हैं मेंबर्स, राइट। संस्थान से मेरा मतलब है जैसे चुनाव आयोग है, चाहे वो संवैधानिक संस्थान है, चाहे आपके संसद है, चाहे आपके प्राइवेट संस्थान है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं। आपको क्या दिखता है समाज में, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना संविधान में कि भैया जो सरकारी संस्थान है उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी, प्राइवेट वालों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। जैसे कि हम जब मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं तो वहां पर कहीं पर भी ऐसा तो नहीं लिखा है ना, ये मौलिक अधिकार प्राइवेट को नहीं दिया जाएगा, ये केवल सरकार, जो सरकारी लोग हैं उन्हीं को दिया जाएगा, इस तरह से जो सरकार में लोग काम करते हैं उन्हीं को दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। यानी कि हमारे वहाँ जो मौलिक अधिकार है वो एक ही शर्त में, उसमें जो असमानता की गई है वो ये की गई है, नागरिक और गैर नागरिक। अगर अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 की बात की जाए, वो नागरिकों के लिए है। बाकी सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं वो उसमें सभी लोग आ जाते हैं, नागरिक और गैर नागरिक, राइट। प्राइवेट और पब्लिक की तो बात नहीं की गई है, और इसलिए की गई है कि ये जैसे कि जो हमारा समाज है वो मिलके चले, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़े। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर ये भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट हेल्प्स जुडिशरी टू डिसाइड लीगलिटी ऑफ द लॉ फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कि देखिए जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका हमारी। अब देखिए संविधान में क्या होता है, आपको पता है, संविधान को इंटरप्रिटेशन करने का, यानी कि संविधान में कुछ लिखा हुआ है उसको बताने का जो अधिकार है वो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है, और ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के पास ही ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को अगर डिफाइन करना है, उसको बताना है, तो वहाँ पर हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आता है, राइट। अब आप समझिए, ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा कि जो हमारा, अगर आप उद्देश्य का जो प्रेम्बल होता है वहाँ पर जो सिद्धांत लिखा है, जैसे एक मैं आपको देता हूँ आइडियोलॉजी, वो है सोशलिस्ट, समाजवाद, ठीक है। तो देखिए ऐसा होगा कि एक उदाहरण है ये, ठीक है, काल्पनिक बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कल केंद्र सरकार क्या करती है, सभी कुछ निजीकरण कर देती है, सभी कुछ। तो सभी कुछ निजीकरण करना मतलब वो तो पूंजीवाद की तरफ चला गया। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? अगर सरकार ऐसा करेगी तो न्यायपालिका उसे रोक देगी, क्योंकि हमारा जो एक सिद्धांत है वो है समाजवाद। तो समाजवाद में क्या होता है, जो समाज होता है यानी कि जो सरकार होती है उसका कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर में तो कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई विधेयक लाया जाता है, ऐसा कानून बनाया जाता है जिसमें सब कुछ निजीकरण कर दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा इलीगल, उसको नल एंड वॉइड, उसको हटा दिया जाएगा, उसे निषेध कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा। कैसे? क्योंकि संविधान में जो सिद्धांत लिखे हैं उसी के द्वारा जो न्यायपालिका है वो जज करती है कि जो कानून बन रहा है वो ठीक बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये भी हो गया सही। आगे देखते हैं, इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट पीपल विद गुड मोरल एंड वैल्यूज रीच टू पावर। अब यहाँ पर मोरल की बात की गई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे मेरे एस्पिरेंट हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये मोरल क्या होता है और एथिक्स क्या होता है। देखिए मोरल का मतलब होता है आपकी अंतरात्मा, ठीक है, वो ज़्यादातर धर्म से जुड़ी होती है। जैसे आप किसी भी धर्म के हैं तो आपको पता है आपका धर्म आपको सिखाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, राइट। परंतु अगर आपका धर्म कहता है, एक उदाहरण है, काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे कोई सिख धर्म को बिलोंग करता है, सिख में होता है कि बाल ना काटे जाए, केश ना काटे जाए, परंतु कोई काट देता है, राइट। तो वो कानूनी तौर पे तो अपराधी नहीं है ना, अपने बाल काटने में क्या कोई कानूनी उस पर दफा लगा सकता है? नहीं ना, आईपीसी की कोई धारा लगेगी नहीं ना, परंतु मॉरली गलत हो सकता है, परंतु एथिकली वो गलत नहीं होगा। अब एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स जुड़े होते हैं जो राज्य के नियम कानून होते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो आप एथिकली रॉन्ग हो गए, एथिकली रॉन्ग जब आप होते हैं तो आपको पनिश किया जाता है, राइट।
तो ये बात थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताने का प्रयास किया आपको बिटवीन एथिक्स एंड मोरल। तो मोरल में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि जो संविधान है वो कहता है कि अच्छा मोरल क्या होता है, यानी कि धर्म की बात है, धर्म सिखाता है। आपने देखा होगा हमेशा कोई भी संविधान होता है वो धर्म की बातें नहीं सिखाता। संविधान का काम ही नहीं है कि वो धर्म जाए, ठीक है। तो संविधान धर्म में कभी भी एंट्री नहीं करता। इसलिए भारत में आप जानते हैं हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है। इंग्लिश में उसे सेक्युलर कहते हैं, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत को कोई धर्म नहीं है तो भारत किसी धर्म को नहीं मानता, यानी कि भारत के लिए हर धर्म इक्वल है, राइट। तो ये बात याद रखिए, इसलिए ये हो गया गलत, ठीक है। तो 1 2 3 सही है हमारा। तो इसका आंसर क्या है? डी फॉर डॉग। आगे देखते हैं, यहां पर पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आइए देखते हैं। The Constitution provide for the bifurcation of legislative, executive and financial and judiciary power between the center and ये सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि एक डिवीजन बताता है, ठीक है, डिवीजन बताता है। आइए देखते हैं इसको वास्तविकता में। अगर मैं इसमें कार्यपालिका की बात करूं तो हमें दिखता है जैसे एसडीएम है और डीएम है। डीएम केंद्र का होता है, एसडीएम राज्य का होता है, राइट। आपने देखा होगा जैसे आईएएस कैडर होता है, पीसीएस होता है, यूपीएससी होता है, राइट। तो दिखता है डिवीजन, राइट। वैसे ही हमें दिखता है सीएम और पीएम। पीएम जो है वो केंद्र का है और जो सीएम है वो आपका राज्य का। तो ये हमें दिखता है कि एग्जीक्यूटिव में भी डिवीजन दिख रहा है, सीएम और पीएम, राइट। और इससे पहले जो डीएम और एसडीएम वो भी एग्जीक्यूटिव का भाग है। अब लेजिस्लेटिव में देखते हैं, विधायिका में, यहाँ पर अनुसूची 7 देखिए आप। अनुसूची में 7 में आपको दिखता है शक्तियों का विभाजन है। जैसे कि डिफेंस से संबंधित अगर कोई कानून बना सकता है तो केंद्र बना सकता है। और अगर मैं पुलिस की बात करूँ, अगर मैं दिल्ली को हटा दूँ तो अन्य राज्यों में अगर मैं पुलिस की बात करूँ तो पुलिस से संबंधित कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। तो ये भी मुझे दिखता है। अब मैं आ रहा हूँ न्यायपालिका में। न्यायपालिका में ऐसा कोई भी डिवीजन हमें नहीं दिखता है, ठीक है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन इन जुडिशियल सिस्टम देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर, राइट, क्योंकि हमारा एक ही सुप्रीम कोर्ट है, राइट। और ऐसा नहीं होता है कि हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ राज्य के बने हुए कानून ही सुनेगा, केंद्र के बने हुए कानून नहीं सुनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे हाई कोर्ट है, चाहे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनको कानून से मतलब होता है। उनको ये फर्क नहीं पड़ता ये कानून केंद्र ने बनाया है या ये कानून राज्य ने बनाया है। तो यहां पर वैसे तो स्टेटमेंट सही होता, परंतु यहां पर जुडिशियल डाल दिया है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हो गया गलत, राइट। आगे देखते हैं, इंडिया मोड ऑफ फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कमिंग टुगेदर अनलाइक यूएस मॉडल बोल्डिंग टुगेदर, ठीक है। ये बोल्डिंग नहीं होल्डिंग होगा, ठीक है। आई गेस मिसप्रिंट हो रहा है आज, ये होल्डिंग टुगेदर। अब ध्यान दीजिएगा, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में क्या फर्क है। कमिंग टुगेदर देखो, यूएसए और भारत में दोनों में क्या है, एक फेडरलिज्म है। पर असल में अगर मैं बताऊं इसको टेक्निकली, एक है कॉन्फेडरेशन, यूएसए का कॉन्फेडरेशन है और भारत का फेडरेशन है, संघ और परिसंघ जिसे हम कहते हैं। अब इसको फर्क देखिए, यूएसए जो बना, यूएसए का जो कॉन्फेडरेशन बना वो कैसे बना, वहां पर जितने भी प्रांत थे, प्रांतों ने मिलके, प्रांतों ने शुरुआत करी इससे, और प्रांतों ने जब अपनी हामी दी तब जाके वो एक हुए, तब जाके उन्होंने एक संघ बनाया, ठीक है, तब जाके उन्होंने सिंह बनाया। यानी कि ये शुरुआत कहां से हुई? प्रांतों से हुई, और प्रांत जब चाहे इससे हट सकते हैं। और वहीं भारत की बात बताऊं, भारत में ये जो अलग अलग प्रांत ये केंद्र से बनाए गए, ठीक है, यानी कि संघ से बनाए गए, ठीक है। और यानी कि भारत में प्रांतों के पास ये अधिकार नहीं है वो अपने आप को अलग कर पाए, यूएसए में कर पाए। तो हम देखेंगे यूएसए में क्या है, वो कहलाएंगे कमिंग टुगेदर। यूएसए में क्या हुआ? कमिंग टुगेदर। और भारत में क्या है? होल्डिंग टुगेदर। भारत में होल्डिंग टुगेदर। तो इसको जस्ट उल्टा दे दिया है। अगर इसको भारत के लिए होता होल्डिंग टुगेदर और यूएसए के लिए होता कमिंग टुगेदर, तब हम इसे सही करते, परंतु ये हो गया गलत। तो ये भी गलत, ये भी गलत। आगे देखते हैं तीसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शुड बी यूज द टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ऑफिशियल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शुड यूज द टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये गलत हो गया, ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी हो गया गलत, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे 3 के 3 हो गए हमारे रॉन्ग, तो ये हो गया नन ऑफ द अबव। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन थोड़े से जटिल हैं, जटिल वैसे है नहीं वो, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया। जैसे आपने देखा होगा कि एक तजुर्बा होता है जिसमें आप जब भी स्टेटमेंट सामने आता है आप उसे लिंक कर पाते हैं संविधान से, अपनी वास्तविकता से, अपने समाज से, तो आप एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तभी तो एक लेवल होता है सिविल सर्विसेज का, राइट। सिविल सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि किताब में आपने रट्टा मारा वही आ गया, नहीं। सिविल सर्विसेज आपको ज्यादातर ये पूछता है कि आप क्या समझें उससे, आपका नॉलेज किस लेवल का हो गया, राइट। तो ये था
आपके लिए कुछ प्रश्न जो मैं लेके आया था, और मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर बताइएगा, राइट। और आइए बात करते हैं मेन मुद्दे की। यहाँ पर आप देखिए आपके लिए कोर्स ऑफर किया गया है SCS 20 कंप्लीट पॉलिटी ऑप्शनल आपको दिया जाएगा 24,999, ये बात याद रखिएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल सेम रेट, ज्योग्राफी ऑप्शनल सेम रेट, और कंप्लीट GS इंग्लिश और हिंदी में आपको कवर की जाएगी 24,999, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फाउंडेशन कोर्स है जिसमें GS और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 39,999 में। वैसे ही GS और इकोनॉमी 39,900, वैसे ही आप देखेंगे GS और हिस्ट्री 39,999, और यहाँ पर आप देखोगे GS और ज्योग्राफी 39,999, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए ये पर्सनली आई रिकमेंड आपने ये ऑप्शन लेना चाहिए, ठीक है। और देखिए एक सिंपल सी बात है, आपने हमेशा अपना ऑप्शनल वो लेना चाहिए जिसमें आपको कवर हो जाए आपका सिलेबस। जैसे उदाहरण के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस में ये फायदा होता है, हमारा GS2 कवर हो जाता है, हमारी IR कवर हो जाती है, हमारा संविधान तो हर जगह हमारा काम आता है, तो पॉलिटिकल साइंस में ये फायदा हो जाता है। और पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, जब हम फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके विचार पढ़ते हैं, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो बदल जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह के सब्जेक्ट को आपने लेना चाहिए, राइट, जो हमारे काम आए, हमारे प्रोफाइल में काम आए, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, राइट, ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हम इसमें अपलोड करते हैं। आपने क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल पे लॉगिन करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, राइट। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।